नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस वीडियो है वो आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का दूसरा प्रैक्टिस वीडियो है, पार्ट 2। भारतीय दंड संहिता मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। ध्यान रहे, यह एकमात्र प्रैक्टिस वीडियो है। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी कर्नल एकेडमी ऐप के अंदर जो चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, जो उसके वीडियो अपलोड हैं, वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यह सिर्फ प्रश्न सॉल्व कराया गया है यहाँ पर आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले आप उस टॉपिक को पढ़ लेंगे, जा कर के फिर प्रैक्टिस वीडियो को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सहायक होगा। ऐसा मैं हर प्रैक्टिस वीडियो में आपको शुरू में ही ये बात बता देता हूँ, ताकि पहले आप चैप्टर को पूरी तरह से, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, पढ़ लें, फिर आप प्रैक्टिस वीडियो को सॉल्व करें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपराधिक मानववध, यहाँ पर कुछ अपराध दिए गए हैं और उससे संबंधित धाराएं दी गई हैं। आपको सही कौन सा है उसका चयन करना है। आपराधिक मानववध धारा 301, हत्या 300, मानववध का प्रयत्न 309, हत्या का प्रयत्न 308। कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है हत्या, क्योंकि ये इसकी जो परिभाषा है वो धारा 3 में दी गई, धारा 300 में दी गई है। बहुत सारे लोग हत्या के विषय में जानते हैं कि वो धारा 302 में है। वास्तव में हत्या की जो परिभाषा है वो धारा 300 में है, और हत्या के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है वो 302 में होता है, क्योंकि 302 के तहत हत्या के अपराधियों को दंडित किया जाता है, इसलिए 302 ज़्यादा फेमस हो गई है। लेकिन हत्या होती क्या है ये धारा 300 में बताया गया है। यही एक सुमेलित है। मानव वध का जो प्रयत्न होता है वो 308 में होता है, और हत्या का जो प्रयत्न होता है वो 307 में होता है। आपराधिक मानववध 299 में होता है। इसलिए आपका जो विकल्प है बी यही सही है। दूसरे प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित धारा है, यानी कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाना, उसको दुष्प्रेरित करना, इससे संबंधित कौन सी धारा है? धारा 301, धारा 303, धारा 306 और धारा 309। तो यहाँ पर अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है, भारतीय दंड संहिता के मानव शरीर से संबंधित अपराधों को, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। धारा 306 आत्महत्या के दुष्प्रेरण करने वाले को दंडित करने का प्रावधान करती है। यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने के लिए एक और धारा है 305। लेकिन ये जो 305 है ये उन्मत्त व्यक्ति, यानी जो नशे में है, पागल है, जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति को या किसी शिशु को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दंडित करती है। 305 सामान्य व्यक्ति को उकसाने के लिए दंडित करती है 306। तीसरा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में हत्या के कितने अपवाद बताए गए हैं? भारतीय दंड संहिता में जब मानववध और हत्या को परिभाषित किया गया तो दोनों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब आप किसी व्यक्ति को मार देते हैं जान से, लेकिन वो हत्या नहीं होती है, यानी हत्या का अपराध नहीं होता है, इसको हत्या का अपवाद कहा गया है। तो कहा गया कि वो कितने प्रकार के अपवाद हैं। देखिए, जितने भी प्रकार के अपवाद हैं, अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस पूरे अपवादों को यहाँ पढ़ाना या बताना संभव नहीं है। उसके लिए आपको उस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है कि हत्या के, यानी
हत्या के जो अपवाद होते हैं, यानी उस परिस्थिति में किसी को मार दिया गया है जो कि हत्या के लिए आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे बल्कि मानव वध के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। ये 5 परिस्थितियां हैं, यानी कि हत्या के 5 अपवाद बताए गए हैं भारतीय दंड संहिता में। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। किस वाद में अचानक एवं गंभीर प्रकोपन की कसौटी तय की गई है? देखिए, जो 5 अपवाद हत्या के बताए गए हैं उसमें जो पहला अपवाद है वो यही है कि अगर आपने किसी को अचानक और गंभीर प्रकोपन, अचानक गुस्सा आया बहुत ज़्यादा गंभीर और उसी में आपने किसी को मार दिया है, तो वह हत्या की कोर्ट में नहीं आता बल्कि वह आपराधिक मानव वध की कोर्ट में आता है। उसी से संबंधित ये उस पहले अपवाद से संबंधित सवाल है कि कौन से मुकदमे में, यानी कौन से वाद में अचानक और गंभीर प्रकोपन की कसौटी तय की गई है, यानी कि वो शर्तें तय की गई हैं जिसके आधार पर ये पता चलेगा कि कौन सा गंभीर, मतलब ये कार्य गंभीर प्रकोपन में हुआ था या नहीं। इसके लिए बहुत ही फेमस केस है, शायद आपने एक फिल्म देखी होगी रुस्तम, अक्षय कुमार की एक पिक्चर आई थी, उसी कहानी पर बनी हुई थी। हालांकि उसमें अंत तक सारी घटनाएं सही नहीं थी, उसमें कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ा गया था। बहुत ही फेमस मुकदमा था ये, और वो है KM नानावती बनाम महाराष्ट्र का केस है, जिसमें अचानक और गंभीर प्रकोपन की कसौटी तय की गई। 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। आत्महत्या के प्रयत्न को दंडित करने वाली धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 के विपरीत नहीं है, निर्धारित किया गया कौन से केस में? बड़ा फेमस प्रश्न है, बड़ा विवादित भी रहा है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न तब करता है जब वह जीवन से हार चुका होता है, बहुत कष्ट में होता है, दुखी होता है, और ऐसी परिस्थिति में वह आत्महत्या करने गया और बाई चांस बच गया, तो धारा 309 में उसको 1 वर्ष तक दंडित करने का प्रावधान है। और इस आधार पर भारत के कुछ न्यायालयों ने, कुछ विधि विद्वानों ने अपनी राय दिया कि धारा 309 जो आत्महत्या के प्रयत्न करने वाले को दंडित करने का प्रावधान करती है, यह जीवन के अधिकार के विरुद्ध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे में यह बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि आत्महत्या का प्रयत्न करना दंडनीय होगा, और धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, और ये बिल्कुल संवैधानिक धारा है, बिल्कुल लीगल है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ज्ञान कौर बनाम पंजाब के वाद में, और आपका यही उत्तर होगा, यानी कि ज्ञान कौर बनाम पंजाब। 6वें प्रश्न को देखते हैं। क्या यह जानता है, एक प्रॉब्लम दी गई है इसमें, आप इसको समझना है कि कौन सा अपराध हो सकता है ये। क्या यह जानता है कि ख को ब्रेन ट्यूमर है, वह उसके सिर पर एक डंडे से वार करता है, परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु हो जाती है। क ने अपराध किया है हत्या, आपराधिक मानववध, उपेक्षा द्वारा मृत्यु, गंभीर चोट। क एक अलग व्यक्ति है, ख अलग व्यक्ति है। क जानता है कि ख को ब्रेन ट्यूमर है, उसके बावजूद भी वो उसके सिर पर प्रहार करता है एक डंडे से, एक डंडा जिससे सामान्यतः मृत्यु नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति मर जाता है। तो क ने कौन सा अपराध किया? हत्या, आपराधिक मानववध, उपेक्षा द्वारा मृत्यु और गंभीर चोट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क ने हत्या का अपराध किया है। अगर क को यह ज्ञान नहीं होता कि उस व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है और वह सिर्फ एक डंडे से वार करता और उसकी मृत्यु हो जाती, तो फिर ये हत्या का अपराध ना होता, यह आपराधिक मानव वध का अपराध होता। लेकिन क्योंकि क जानता था कि उसको ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए क समझ सकता था कि उसके प्रहार से ख की मृत्यु हो सकती है, और उसके बावजूद भी उसने प्रहार किया, तो इसका मतलब है कि वह हत्या का दोषी होगा, और विकल्प ए आपका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न,
आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है? देखिए, एक तो मानव वध होता है आईपीसी में, उसमें भी इंसान मरता है, दंडनीय है। हत्या होती है, उसमें भी दंडनीय है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु होती है, उसमें भी दंडनीय है। और एक दहेज मृत्यु, यानी मृत्यु को कई कैटेगरी बना करके प्रस्तुत किया गया है भारतीय दंड संहिता में, और उसी में से आपसे पूछा जा रहा है कि दहेज मृत्यु किस धारा में परिभाषित है। तो इसका उत्तर होगा, इसको हमने महिलाओं बच्चों के संरक्षण में भी पढ़ाया है, आईपीसी में भी आपको पढ़ाया है। जो हमारे चैप्टर अपलोड हैं आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं, बहुत बाकायदे हमने समझाया है। 304 ख इसका उत्तर होगा। इसमें कहा गया है दहेज मृत्यु के बारे में कि कोई स्त्री जो कि 7 वर्ष के भीतर जिसका विवाह हुआ है या फिर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होती है और ये साबित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता की गई थी, दहेज की किसी मांग के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो वह दहेज मृत्यु में माना जाएगा। बाकी बहुत डिटेल में है, यहाँ पर कैसे मैं बता पाऊंगा आपको। आठवां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। उपहति धारा 320, गंभीर उपहति धारा 322, खतरनाक हथियारों द्वारा गंभीर उपहति के लिए दंड 324, स्वेच्छा गंभीर उपहति के लिए दंड 325। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, उपहति जो होती, उपहति यानी चोट, और उपहति को परिभाषित किया गया 319 में, यानी कि ये हो गया गलत। गंभीर उपहति, गंभीर उपहति, गंभीर उपहति को परिभाषित किया गया 320 में, तो ये भी आपका गलत हो गया। खतरनाक हथियारों द्वारा गंभीर उपहति के लिए दंड, तो ये जो होता है खतरनाक हथियारों द्वारा गंभीर उपहति के लिए दंड, ये दिया जाता है 326 के अंतर्गत। स्वेच्छा गंभीर उपहति के लिए दंड 325, यही बिल्कुल सही है। यानी कि ग्रेवियस हर्ट अगर आप करते हैं किसी को, तो आपके ऊपर जो मुकदमा चलता है वो धारा 325 के तहत चलता है और आपको उसके तहत दंडित किया जाता है। तो उत्तर इसका डी सही होगा। 9वां प्रश्न देखिए, आईपीसी में गंभीर चोट के कितने प्रकार बताए गए हैं? हमने आपको पढ़ाया है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध का जो दूसरा पार्ट है, जिसमें चोट के विषय में आपको बताया गया है गंभीर चोट, साधारण चोट, उसमें सभी प्रकार की। एक तो चोट बता दिया गया, किसी व्यक्ति को रोग देना, अंग शैथिल्य करना, उसको पीड़ा पहुंचाना चोट है। अब उसमें से 8 प्रकार ऐसे बताए गए हैं जिसको गंभीर चोट की श्रेणी में रखा जाता है। उसमें पुंसत्व हरण है, किसी अंग या शरीर के किसी अंग की शक्तियों का नाश हो जाना, किसी अस्थि या दांत का भंग हो जाना, आँख की रोशनी चले जाना, और किसी कान, एक या दोनों कानों की श्रवण शक्ति का चले जाना। ये सब चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं कि कौन सी 8 तरीके से अगर चोट पहुँचाई जाती है, 8 प्रकार की चोट लगती है, तो वह गंभीर चोट की श्रेणी में आती है। दसवां प्रश्न देखिए, सदोष अवरोध का क्या अर्थ है? पूर्णतः बंदी बना देना, कुछ समय के लिए बंदी बनाना, किसी निश्चित दिशा में जाने से रोकना, उपर्युक्त सभी। सदोष अवरोध, अवरोध नाम से ही लग रहा है कि रोकना है। अब रोकने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। पूरी तरह से रोक देना यानी बंदी बना देना, कुछ समय के लिए यानी कुछ टाइम पीरियड हो, उतने समय के लिए रोका गया हो, तभी सदोष अवरोध होगा। किसी निश्चित दिशा में जाने से रोकना यानी बाकी दिशाओं में जाने के लिए फ्री हो। तो रोकना तो सब में है और शब्द है अवरोध, तो क्या इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका उत्तर होगा सी, किसी निश्चित दिशा में जाने से रोक देना। मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे एक व्यक्ति है जिसको सभी दिशाओं में जाने का अधिकार है, कहीं भी वो जा सकता है, लेकिन अगर उसको कुछ दिशाओं में जाने से रोका जाता है तो इसको सदोष अवरोध कहा जाता है।
और अगर इसी व्यक्ति को सभी दिशाओं में जाने से रोक दिया जाए तो इसको सदोष परिरोध कहा जाता है। यानी पूर्णतः बंदी बनाना मतलब सदोष परिरोध होता है, किसी निश्चित दिशा में जाने से रोकना सदोष अवरोध होता है, और इसलिए आपका उत्तर होगा सी। 11वां प्रश्न देखिए, विचार कीजिए। आपराधिक बल के लिए बल की किसी मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है। यानी कि आप किसी के ऊपर बल का प्रयोग करते हैं तो कितना बल का प्रयोग करेंगे तभी वो आपराधिक बल माना जाएगा, इसकी किसी मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप पानी का छींटा भी किसी के ऊपर मारते हैं और उससे भी उसे ग्लानि महसूस होती है तो ये भी आपराधिक बल माना जाएगा। दूसरा है, सदोष परिरोध धारा 389 में दिया गया है। सदोष 339 में दिया गया है सदोष परिरोध, ये गलत है। सदोष परिरोध धारा 340 में दिया गया है, यानी कि 2 गलत है। मतलब पहला वाला सही है, और इस प्रकार से आपका जो उत्तर होगा वो ए होगा। 1 सही है, 2 गलत है। बारहवां प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति को मकान में बंद कर ताला लगा दिया जाए तो यह कौन सा अपराध होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कभी कभी व्यक्ति को कुछ दिशाओं में जाने से रोका जाता है। जैसे देखिए, फिर से मैं समझा देता हूं आपको। जैसे एक व्यक्ति है और इसको सभी दिशाओं में जाने की आज़ादी है। अगर आप कुछ दिशाओं में जाने से रोकते हैं तो इसको सदोष अवरोध कहा गया, यानी अवरोध। लेकिन अगर इसी व्यक्ति को, जिसको सभी दिशाओं में जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, अगर पूर्णतः बंदी बना दिया गया तो इसको सदोष परिरोध कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल क्या है, एक व्यक्ति को मकान में बंद करके ताला लगा दिया गया है तो ये कौन सा अपराध होगा। तो सदोष परिरोध होगा, क्योंकि उसके साथ ये वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। 13वें प्रश्न पर आते हैं। क य पर मुक्का तानता है। क य पर मुक्का तानता है। य को विश्वास हो जाता है कि क उसे मारने ही वाला है। क अपराध करता है, हमले का, बल प्रयोग का, उद्दापन का, आपराधिक अतिचार का। कौन सा उत्तर सही होगा। हमने आपको पढ़ाया है कि हमला बल प्रयोग के पूर्व की अवस्था होती है हमला। हमले का अगला रूप होता है बल का प्रयोग। अब इन्हीं दोनों में से आपको उत्तर ढूंढना है। आपके कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको विश्वास हो जाए कि आपके ऊपर बल का प्रयोग होने ही वाला है, हुआ नहीं है, होने ही वाला है, तो इसको हमला कहा जाता है। मुक्का ताना गया है, मारा नहीं गया है, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये जो अपराध होगा ये हमले का अपराध होगा, अभी बल का प्रयोग नहीं है। अगर वो मुक्का आपके चेहरे तक पहुंच गया होता, शरीर तक पहुंच गया होता, टच कर गया होता, तो फिर ये बल का प्रयोग होता। चौदहवां प्रश्न देख लीजिए। कौन सा गंभीर उपहति है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 8 प्रकार की ऐसी चोट होती है जिसको गंभीर उपहति की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसको आईपीसी का जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है, इसका पार्ट 2 हमने आपको पढ़ाया है और उसमें हमने इसको डिटेल में समझाया है कि कौन सी प्रकार की चोट को गंभीर उपहति की श्रेणी में रखा जाता है, और उसमें संख्या है 8। अब यहाँ दिया गया है किसी भी अंग या जोड़ का अस्थायी विच्छेद, यानी कि जैसे हाथ का कट जाना, ये तो गंभीर उपहति है। 20 दिन तक तीव्र पीड़ा, ये भी गंभीर उपहति है। यानी अगर 20 से कम होगा तो फिर ये गंभीर उपहति नहीं होगी। 20 दिन या उससे ज़्यादा तक अगर
पीड़ा बनी रहती है तो ये गंभीर उपहति की श्रेणी में आएगा। और इस प्रकार आपके दोनों उत्तर यहाँ पर हो जाते हैं बिल्कुल सही। अंतिम 15वां सवाल देखते हैं। अम्ल आदि द्वारा गंभीर उपहति को दंडनीय बनाती है। यानी एसिड के द्वारा अगर किसी को गंभीर चोट पहुंचाई जाती है तो यह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो अभी इसका जिक्र थोड़ी देर पहले हुआ था, खतरनाक हथियारों द्वारा उपहति। तो मैं आपको समझा देता हूँ। खतरनाक हथियारों द्वारा जो किसी को चोट पहुंचाई जाती है उसकी परिभाषा 324 में दी गई है और इसका जो दंड होता है वो दिया गया है 326 में। लेकिन एसिड को भी खतरनाक हथियार माना गया और बाद में आईपीसी में जोड़ा गया कि एसिड भी एक खतरनाक हथियार होता है और उसके द्वारा भी अगर किसी को गंभीर चोट पहुंचाई जाएगी तो वही दंड वहाँ भी मिलेगा। तो 326 में जोड़ा गया और कहा गया कि एसिड हमले के द्वारा यानी कि अम्ल आदि के द्वारा अगर चोट पहुंचाई जाती है तो फिर दंडित किया जाएगा उसको धारा 326 के अंतर्गत। 326 ख जो होता है वो एसिड हमले द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयत्न के लिए दंडनीय होता है। ये गंभीर चोट के लिए दंडनीय होता है। यहाँ तक आकर के आपके 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है और आपने सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं तो फिर आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर आपने सही प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है तो फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।